मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के ईआरओ स्पेशल बैच में धारा 11 से लगाकर धारा 30 तक के टॉप 13 एमसीक्यूज करेंगे। तो इसके साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है पहला, वार्डों का अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा? ए राज्य सरकार, बी नगर पालिका, सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, डी जिला कलेक्टर। तो वार्डों का अवधारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के चुनाव के संचालन व निर्वाचन नामावली तैयार कराने का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण होगा। ए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बी जिला कलेक्टर, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी सभापति। तो इसका निदेशन व नियंत्रण का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग को स्टाफ उपलब्ध कराएगा। ए राज्य सरकार, बी नगर पालिका, सी जिला कलेक्टर, डी सभापति। तो राज्य चुनाव आयोग को स्टाफ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार व्यक्ति होगा। ए 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो, बी नगर पालिका के वार्ड का निवासी हो, सी ए व बी दोनों, डी केवल एक। तो इसका उत्तर होगा ए व बी दोनों। उसने 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो और वह व्यक्ति नगर पालिका के वार्ड का निवासी हो तो उसका नाम निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली से संबंधित धारा है। ए धारा 12, बी धारा 13, सी धारा 15, डी धारा 16। तो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली से संबंधित धारा 13 है, जिसके तहत सीएमओ निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, पुनरीक्षित करेगा और इसके लिए वह किसी को नियोजित भी कर सकता है। और अगर क्षेत्र बड़ा है, एक ईआरओ उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मतलब पर्याप्त नहीं है, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा निर्वाचन नामावली को तैयार, पुनरीक्षित, रूपांतरित व प्रकाशन किया जाएगा? ए ईआरओ, बी सीएमओ, डी SECDRO। तो यहाँ पर ईआरओ के द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। ईआरओ मतलब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और निदेशन में करेगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है? ए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बी जिला कलेक्टर, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी उपरोक्त सभी। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्हरताएं यानी अयोग्यता होगी। ए भारत का नागरिक नहीं है, बी विकृचित है, सी मतदान करने से अयोग्य घोषित, अर्थात या तो भ्रष्ट आचरण या चुनाव अपराध के कारण उसे मतदान करने से अयोग्य घोषित कर दिया है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मिथ्या घोषणा से संबंधित है धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 18। तो मिथ्या घोषणा से संबंधित धारा 15 है। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन नामावली की पुनरीक्षण या अशुद्धि में अगर कोई मिथ्या घोषणा करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या 2 से 5,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 14, धारा 16, धारा 17, धारा 19। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित धारा 16 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का ही अधिकारी होता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और उसके नियंत्रण में कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारी वृद्ध किसके द्वारा अपेक्षित व किसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे? ए सीईओ व डीईओ, बी डीईओ व सीईओ, सी नगरपालिका व डी राज्य सरकार। तो ये इसका आंसर होगा ए सीईओ व डीईओ, यानी अपेक्षित तो रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड किए जाएंगे वो सीईओ के द्वारा किए जाएंगे, और उपलब्ध कौन कराएगा? डीईओ कराएगा। अगला प्रश्न है, जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है? ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी धारा 19। तो जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है धारा 17। अगला प्रश्न है, निर्वाचन नामावली की तैयारी के दौरान पदीय कर्तव्य भंग हो तो क्या होता है? क्या होगा? इसके परिणाम क्या होंगे? ए नुकसानी के लिए ऐसे अधिकारी के विरुद्ध वाद नहीं होगा। बी बिना एसईसी सीईओ एमडीओ की शिकायत के कोई भी न्यायालय ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेगा। मतलब कि यह अधिकारी अगर कोई शिकायत करते तभी न्यायालय इस मामले में कुछ संज्ञान ले सकता है, अन्यथा यह स्वयं कोई भी संज्ञान नहीं लेगा। सी है 3 माह से 2 वर्ष का कारावास अगर संज्ञान लिया जाता है और इस मामले पर, तो इसे 3 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, और ये धारा 20 के तहत उपबंध है। अगला प्रश्न है, सदस्य होने के लिए अर्हित मतलब योग्य एक व्यक्ति होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति सदस्य है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ए नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचन हो। बी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। सी ए व बी दोनों। डी कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? सदस्य होने के लिए योग्यता है नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो। आयु 18 वर्ष नहीं, यहाँ पर आयु अगर सदस्य होने के लिए आयु 21 वर्ष चाहिए। 18 वर्ष आयु तो निर्वाचन नामावली हेतु है। अगला प्रश्न है, कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष आहर्ताएं हैं। धारा 21 में, धारा 21A में, धारा 22 में, धारा 22A में। तो कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हताएं यानी योग्यताएं हैं जो धारा 21A में हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आवंटित हैं? अनुसूचित जाति की महिलाओं के उम्मीदवार के लिए कितने प्रतिशत सीटें आवंटित हैं? तो ए 21%, बी 70%, सी 50% और डी है 33%। तो अनुसूचित जाति की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए 50% की सीटें आवंटित है। अगला प्रश्न है, यदि सभी उम्मीदवारों के नगरपालिका चुनाव रद्द कर दिए जाएं तो इसका परिणाम होगा? ए नगरपालिका का विघटन, बी नगरपालिका के लिए आम चुनाव, सी नगरपालिका के लिए उपचुनाव, डी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो अगर सभी उम्मीदवारों के अगर नगरपालिका चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं तो नगरपालिका का विघटन हो जाता है, और अगर कोई नगरपालिका का विघटन हो गया है या समाप्त हो गई है तो फिर उसके चुनाव होंगे और नई नगरपालिका का निर्माण होगा। 18 नगरपालिका अध्यक्ष को निर्धारित मासिक वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। नगरपालिका अध्यक्ष को मासिक वेतन और भत्ते कहाँ से प्राप्त होंगे? ए कर से, बी नगरपालिका न्यास निधि से, सी राज्य सरकार से और डी राज्यपाल से। तो अध्यक्ष को मासिक वेतन और भत्ते नगरपालिका की निधि न्यास से प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, किसी नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है? ए कार्यभार ग्रहण की अवधि से 1 वर्ष बाद, बी कार्यभार ग्रहण की अवधि से 2 वर्ष बाद, सी कार्यभार ग्रहण की अवधि से 6 माह बाद, या डी
नहीं लाया जा सकता। तो किसी नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव कार्य ग्रहण करने की अवधि से 2 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मतदान का अधिकार प्रदान करती है? ए धारा 22, बी धारा 23, सी धारा 24 या डी धारा 25। तो धारा 25 नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 मतदान का अधिकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वार्ड पर चुनाव लड़ने पर निर्बंधन है। एक से अधिक वार्ड पर चुनाव लड़ने पर निर्बंधन है। एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। बी एक से अधिक नामांकन भरने पर अंतिम तारीख के 3 PM से पहले एक को छोड़कर सभी नामांकन पुनः ले लेगा, अन्यथा सभी नामांकन खारिज माने जाएंगे। सी है ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। एक तो वह व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। अगर उसने अलग अलग वार्ड से भी अगर नामांकन भरा है तो जिस तारीख को अंतिम तारीख होगी नामांकन की, उस अंतिम तारीख को 3 बजे तक, शाम को 3 बजे तक वह जिससे लड़ना चाहता है उसके अलावा सारे नामांकन अगर वापस ले लेता है तो ठीक है। अगर वो नहीं लेता है तो उसके सभी जगह से नामांकन खारिज हो जाएंगे और वह चुनाव से बाहर हो जाएगा, अर्थात वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला है, चुनाव के दौरान वाहनों, लाउड स्पीकर व पोस्टर के उपयोग से संबंधित उल्लंघन पर जुर्माना होगा। ए 2000, बी 5000, सी 10,000, डी 50,000। तो अगर कोई चुनाव के दौरान जैसे आचार संहिता लगे, कोई गाइडलाइंस आ गए, उसके पश्चात अगर कोई इन चीज़ों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं हैं, मतलब सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं कौन सी धारा के तहत रखी गई हैं? ए धारा 20, बी धारा 22, सी धारा 24, डी धारा 26। तो धारा 24 के तहत सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं रखी गई हैं। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा किसके समक्ष शपथ ली जाती है? नगरपालिका के जो सदस्य होंगे जो निर्वाचित होकर आएंगे वो किसके समक्ष शपथ लेंगे? ए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बी जिला कलेक्टर, सी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डी राज्य चुनाव अधिकारी। तो नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य को निष्कासन के आदेश दे दिए जाएं तो वह निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है? अगर किसी सदस्य को निष्कासित कर दिया गया, भ्रष्ट आचरण हो या फिर चुनाव अपराध, किसी भी कारणवश से चुनाव से निष्कासित कर दिया गया है, तो वह पुनः चुनाव कब लड़ सकता है? ए 5 वर्ष बाद, बी 6 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद, डी 1 वर्ष बाद। तो वह पुनः चुनाव 6 वर्ष के बाद लड़ सकता है, वो भी निष्कासन की तारीख से 6 वर्ष के बाद वो लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका में आपात की स्थिति आने पर असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अगर किसी नगरपालिका में कोई आपातकाल स्थिति आ गई तो उस समय नगरपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ व असाधारण शक्तियाँ किसको दी जाएंगी? ए अध्यक्ष को, बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सी जिला कलेक्टर, डी सभापति। तो अगर आपातकाल की स्थिति में संपूर्ण शक्तियाँ जिला कलेक्टर को प्रदान कर दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से चुनाव संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता नहीं होगी। ए वार्डों के परिसीमन में, बी वार्डों ये अल्टो नहीं, ये वार्डों का आवंटन में, और डी है चुनावों का चुनाव संचालन में, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि न्यायालय वार्डों के परिसीमन में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, न ही वार्डों में सीटों के आवंटन के संबंधित हस्तक्षेप करेगा, और न ही चुनाव के संचालन में कोई हस्तक्षेप
करेगा। अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना है? नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना है? ए धारा 27, बी धारा 26, सी धारा 30 और डी धारा 29। तो धारा 27 के तहत आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना है और धारा 26 में तो यह निर्वाचन में मत देने की रीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन अपराध से संबंधित है। ए धारा 28, बी धारा 29, सी धारा 30, डी धारा 32। निर्वाचन अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 28 निर्वाचन अपराध से संबंधित है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा आज का, चुनाव को प्रश्नगत किया जा सकता है। चुनाव को प्रश्नगत किसके द्वारा किया जा सकता है? ए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा, बी सभापति के द्वारा, सी चुनाव याचिका के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। अगर चुनाव याचिका लगाई जाती है तो उस चुनाव को प्रश्नगत किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है।